नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पे। और साथियों, इससे पहले हमारी करीबन 6 क्लासें वो इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर हो चुकी है और आज आपकी 7th क्लास रहेगी। और कल जैसे मैंने बताया था कि हमने नियो क्लासिकल एज है वो कंप्लीट कर ली है, जिसके अंदर हमने अगस्टन एज के अंदर अलेक्जेंडर पोप, बेन जॉनसन को हम पढ़ चुके हैं। और आज हम रोमांटिक एरा शुरू कर रहे हैं। और मैं हर बार आपको बताता हूं कि जब भी आप ये राइटर करते हो तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पता होना चाहिए। जब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पता हो जाएगा तो आपको हर राइटर है वो इजीली याद रहेगा कि कौन सा राइटर कौन से एरा से है और उन्होंने क्या कुछ उस सदी के दौरान लिखा। तो जो हमारा समय है रोमांटिक एरा का वो 1798 से 1837 तक रहता है। और लिरिकल बैलेड इज द मैनिफेस्टो और ए ग्रेटर इपोच इन द रोमांटिज्म एरा। जो रोमांटिसिज्म एरा था उसके अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ का योगदान है वो सबसे अहम है। और इनके साथ ही जो लेट 18th सेंचुरी थी उसके साथ ही विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ ही शुरू होती है, क्योंकि लेट 18th सेंचुरी में विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था। और इनको हाईएस्ट प्रिस्ट ऑफ नेचर कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द हाईएस्ट प्रिस्ट ऑफ नेचर, तो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो हाईएस्ट प्रिस्ट ऑफ नेचर है। इससे पहले हम नियो क्लासिकल राइटर थे उनको डील कर रहे थे। थोड़ा आपको समझाऊंगा मैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बनी रहे। नियो क्लासिकल राइटर को हम डील कर रहे थे जो हमारा 1660 से लेकर 1785 का समय था, जिसमें रिस्टोरेशन एज, एज ऑफ सेंसिबिलिटी और अगस्टन एज, जिसमें 1660 से 1700 का समय रिस्टोरेशन एज, 1700 से 1745, 1745 से 1785, ये इनके अंदर हमने अलेक्जेंडर पोप पढ़ा और बेन जॉनसन को भी हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे राइटर पहले वाली एजों में भी हमने पढ़े हैं। लेकिन आज जो यहाँ जो नियो क्लासिकल एज में चल रहा था कि हम हर चीज़ की इमिटेशन कर रहे थे, एक राइटर है वो दूसरे राइटर की, जो हमारे नियो क्लासिकल राइटर थे वो एंशियंट क्लासिकल राइटर थे, जैसे सुकरात थे, ओविड था, होमर था, उनकी क्या कर रहे थे, नकल कर रहे थे। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक नए प्रकार की पोइट्री शुरू की और जिसको हम क्या बोलते हैं, रोमांटिक पोइट्री, या जिसको हम कौन सा एरा बोलते हैं, रोमांटिसिज्म एरा। तो ये नियो क्लासिकल के विरुद्ध क्या था, एक रिवोल्ट था। ये कई बार इसलिए डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ये एक रिवोल्ट था नियो क्लासिकल के अगेंस्ट, क्योंकि इन्होंने चाहे लैंग्वेज हो, पहले जो जितने भी राइटर थे वो राजाओं के बारे में या महान जो चीज़ें थी उनके बारे में लिख रहे थे, लेकिन इन्होंने कॉमन मैन के बारे में और नेचर के बारे में लिखना शुरू किया जो इससे पहले किसी राइटर ने नहीं लिखा। इसलिए ये नियो क्लासिकल राइटर के विरुद्ध क्या था, एक रिवोल्ट था। तो साथियों थोड़ा आगे शुरू करते हैं। इनका जो क्रिटिसिज्म का वर्क है उसको मैं ले रहा हूं, जो है हमारा, थोड़ा लिरिकल बैलेड भी आपको बता देता हूं। 1798 यानी कि 1798 में इनका लिरिकल बैलेड नाम से वर्क है वो पब्लिश हुआ था, जिसके अंदर कितनी पोएम थी आपको ये ध्यान रखना है। पहले वैसे तो बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर हम अगर विलियम वर्ड्सवर्थ को कर रहे हैं तो इनकी माइनर थिंग कर लें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो इनकी कितनी पोएम थी साथियों, 23 पोएम्स थी। और इन्होंने किसके साथ कोलैबोरेट ये वर्क करके लिखा था, एस.टी. कोलरिज के साथ, यानी कि सैमुअल टेलर कोलरिज, या हमारे सैमुअल टेलर कोलरिज थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने लिरिकल बैलेड को पब्लिश किया था, जो कब हुआ था, 1798 में। इसी के साथ नियो क्लासिकल के विरुद्ध ये क्या था, रिवोल्ट था, नए प्रकार की पोइट्री थी वो इंग्लिश के अंदर आ गई। इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ से क्वेश्चन है आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। 23 पोएम्स थी, उसमें 19 पोएम थी वो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। और जिसमें से 4 पोएम्स थी वो हमारी किसकी थी, एस.टी. कोलरिज की थी। आज आपको थोड़ा पहले मैंने लिखा नहीं क्योंकि एक ही हमने
जो राइटर है उसको डिस्कस करना है तो इजीली उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो टोटल हमारी कितनी पोएम थी, 23 पोएम्स थी, जिसमें से 19 पोएम किसने लिखी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और 4 पोएम किसने लिखी थी, एस.टी. कोलरिज ने। और साथियों इसकी जो फर्स्ट पोएम थी, कई बार पूछा जाता है फर्स्ट पोएम कौन सी थी, द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर। द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर जो CBSE की +2 की क्लास में हमारे लगी हुई है, तो वो उनकी पहली पोएम थी जो एस.टी. कोलरिज ने लिखी थी। और लास्ट पोएम जिसको हम लास्ट पोएम बोल सकते हैं वो हमारी कौन सी थी, टिंटरन एबे, टिंटरन एबे। और इसी के अंदर जो मैंने आज कल क्लास ली थी उसमें बताया था कि लंदन 1802 पोएम भी किसने लिखी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इसके अलावा आप पढ़ते हो कुबला खान हो गई, राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर हो गई, ये सब पोएम सुपरनेचुरल एलिमेंट्स थे उनको डील करती है। पहली बार भूतिया चीज़ें या भूत पिशाच इन चीज़ों का जो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स हैं वो पहली बार हमें दिखाई दिए राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर और कुबला खान के अंदर, जो कि इनका कोलैबोरेटिव वर्क था। तो हमें फर्स्ट पोएम याद रखनी है और लास्ट प्लस में लंदन पोएम का आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया। इसके अलावा ये विलियम ब्लैक ने भी लिखी है और हमारे जब हम कल सैमुअल जॉनसन को पढ़ रहे थे, सैमुअल जॉनसन ने भी ये पोएम लिखी है। तो कल हमने क्या पढ़ा था, सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन, ये सब पढ़ चुके हैं हम। तो लंदन जो पोएम लिखी है वो हमारे जो राइटर है सैमुअल जॉनसन ने भी लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है और विलियम ब्लैक ने भी लिखी है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इन्होंने ये जब लिरिकल बैलेड लिखा तो थोड़ा सा और आपको डिटेल में बता देता हूँ। 1794 में जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे और एस.टी. कोलरिज थे, उन दोनों की मुलाकात होती है और धीरे धीरे ये पूरे घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। और 1798 में एक वर्क लिखते हैं मिलके, जिसका नाम क्या था, लिरिकल बैलेड, जिसमें 23 पोएमें थी। और मैंने बता दिया कि कितनी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी और कितनी एस.टी. कोलरिज ने। पहली पोएम कौन सी थी, लास्ट कौन सी पोएम थी, और इसके अंदर टिंटरन एबे या कुबला खान और भी हमें बहुत सारी पोएम है। जैसे आप डैफोडिल देखते हो, डैफोडिल्स भी इसमें से है, जिसमें इन्होंने डैफोडिल्स जो पोएम है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर कभी आपको डिटेल में बताऊंगा तो ये हम डील कर लेंगे। डैफोडिल पोएम है, ये किसको एड्रेस्ड है, हमारे मिल्टन को। और इसी में कहा गया है द मिल्टन शुड बी लिविंग एट दिस आवर। ये आपने लाइन बहुत बार पोइट्री में पढ़ी होगी, द मिल्टन शुड बी लिविंग एट दिस आवर, यानी कि मिल्टन के बारे में डैफोडिल पोएम इन्होंने लिखी है। तो ये सब बातें हम इससे पहले साथियों कर चुके हैं। तो अब इसमें जो हमें मेन इंपॉर्टेंट बात है, इस यहाँ तक इन्होंने ये वर्क साथ लिखा, लेकिन इसके बाद दोनों की कुछ कहासुनी हो गई, जिसके कारण इससे पहले थोड़ा और मैं बता देता हूँ कि 1800 के अंदर जब ये वर्क इन्होंने लिरिकल बैलेड पब्लिश किया तो जो इंग्लैंड के लोग थे उन्होंने इस वर्क को क्रिटिसाइज़ किया बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे पहले वो न्यू क्लासिकल राइटर से प्रभावित थे। तो जैसे ही इनके ये वर्क आए जिसके बारे में ये कुबला खान था, एंशिएंट मरीनर था, तो इनको बहुत ज़्यादा क्या किया गया, क्रिटिसाइज़ किया गया। इंग्लैंड के लोगों ने इस वर्क को स्वीकार नहीं किया। तो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ थे, उन्होंने उस वर्क को सुधारने के लिए ही कुछ लिखा, जिसका नाम क्या था, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। अब मैं बताऊंगा क्यों कि इन्होंने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि जो क्लासिकल राइटर थे वो कुछ रूल फॉलो कर रहे थे या एंशिएंट राइटर को फॉलो कर रहे थे, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ थे, उन्होंने नई प्रकार की पोइट्री शुरू की। इन्होंने किसी भी एंशिएंट राइटर को फॉलो नहीं किया और ना ही जो पोइट्री के रूल थे वो फॉलो किए। तो उनकी नई प्रकार की पोइट्री थी, इसलिए लोगों को वो पसंद नहीं आई, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। तो इन्होंने 1800 में प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड लिखा, यानी कि जिसके अंदर इन्होंने बताए कि जो इन्होंने पोइट्री लिखी है उसके कुछ रूल्स हैं और वो पोइट्री अच्छी है, वो बुरी नहीं है। तो इसी को हम किसका वर्क कहते हैं, क्रिटिसिज्म का वर्क कहते हैं, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। तो इसके अंदर 3-4 एडिशन आए थे। 1802 में आया था, 1805 में, 1815 में
और 1817 में। इतने प्रकार के जो एडिशन है इसके आए थे, लेकिन हमें जो क्रिटिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं 1802 और 1805 को ही पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर पोइट्री की डेफिनेशन दी हुई है, लैंग्वेज की डेफिनेशन दी हुई है, और किस प्रकार का वो लिटरेचर लिख रहे थे ये सब बातें दी हुई है। तो हम अब जो जिक्र कर रहे हैं वो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड का ही जिक्र कर रहे हैं, जिसके अंदर हम नई चीज़ें हैं वो जानेंगे। तो साथी थोड़ा रब कर देता हूँ बोर्ड थोड़ा, क्योंकि फिर हमें इधर कुछ लिखना भी है। तो अब जो बातें हैं उनसे आपको ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ वो बातें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे यहाँ ये थोड़ा सा गिल्ला हो गया, सूखता इतने तक, यहाँ से ले लेते हैं। एक पोइट्री के बारे में इन्होंने क्या कहा, क्योंकि प्रीफेस है और ये क्रिटिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो पोइट्री के बारे में पढ़ेंगे। ऑल गुड पोइट्री इज द spontaneous. All good poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings and emotions recollected in ट्रांक्वेलिटी। तो देखो साथियों, इसलिए मैं पहले कुछ चीज़ें लिख देता हूँ। कई चीज़ें माइंड से स्किप भी हो जाती हैं, और कई चीज़ें हैं जैसे इतना याद तो रहता है लेकिन कुछ चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती है। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ऐसे राइटर हैं जिनकी हर चीज़ याद रहती है। तो जब आप MA या BA करते हो तो विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हो तो ये कोटेशन आपने पढ़ी होगी, ऑल गुड पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग एंड इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी। इन्होंने पोइट्री के बारे में कहा कि पोइट्री क्या है। इन्होंने बताया कि जो राइटर होता है उसके मन में अचानक से, उसके मन में, दिमाग में एक आइडिया आता है जिससे उसका जो हार्ट है वो फुल ऑफ इमोशन से भर जाता है, और वो क्या कर देता है, पोइट्री है वो, उसकी राइटिंग है वो शुरू कर देता है। यानी कि जो पोइट्री लिखने का आइडिया है वो अचानक से आता है। ये किसने कहा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और इन्होंने कहा जो भावनाएं और पावरफुल फीलिंग आती है उनको फिर रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी। ट्रांक्विलिटी का मतलब है जब आपके अंदर भावनाएं आ गई, इमोशन आ गए, आपके हार्ट के अंदर वो चीज़ें आ गई, तो उसके बाद कुछ समय ट्रांक्विलिटी, उसको टाइम देना पड़ता है, धीरे धीरे उसके अंदर से अच्छे विचार हैं वो निकल कर आ जाते हैं। यानी कि ट्रांक्विलिटी होता है, उसको कुछ समय देना होता है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मिट्टी का जो आपने एक देखा होगा, जैसे एक खिलौना सा आता है, अगर मिट्टी का ऐसे रख देते हैं तो नीचे मिट्टी है वो धीरे धीरे बैठ जाती है, या पानी का गिलास भर लो तो थोड़ी देर बाद में इम्प्योरिटी है वो नीचे चली जाती है, ऊपर अच्छा पानी रह जाता है। तो उसी प्रकार इन्होंने पोइट्री को कहा कि अचानक से लेखक के मन में विचार आते हैं तो थोड़ी देर बाद वो ट्रैंक्विलिटी में इमोशन और उनको रिकलेक्ट करता है और पोइट्री स्टार्ट कर देता है। और इन्होंने ये भी कहा कि हर व्यक्ति पोइट नहीं हो सकता, ये गॉड गिफ्टेड होती है पोइट्री, वही व्यक्ति क्या बनते हैं? पोइट बनते हैं। सिंपल इमेजिनेशन, जैसे आगे हम एस.टी. कोलरिज को पढ़ेंगे तो आप पढ़ोगे फैंसी इमेजिनेशन का थॉट। उन्होंने दिया था कि सिंपल इमेजिनेशन कोई भी कर सकता है, लेकिन ऐसी इमेजिनेशन जिसके अंदर फिक्सडिटी हो या डिसॉल्व हो या डिसबिलीफ हो, ऐसी इमेजिनेशन हर व्यक्ति नहीं कर सकता, कुछ ही लोग कर सकते हैं, और वो व्यक्ति क्या बनते हैं? राइटर बनते हैं। तो इन्होंने पोइट्री की डेफिनेशन दी कि पोइट्री है वो हर व्यक्ति नहीं लिख सकता, उसके लिए गॉड गिफ्टेड पर्सन चाहिए, और ये अचानक से ही क्या आ जाता है? मन के अंदर हमारा आइडिया आ जाता है। और देन द सॉन्ग्स ऑफ रैप्चर संग्स ए पोइट, जो दिल के अंदर आइडिया आ जाते हैं, हार्ट के अंदर इमोशंस आ जाते हैं, उनको वो थोड़ी देर में राइटर है उनको लिख देता है। तो ये सब बातें विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री के बारे में कही कि पोइट्री है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग है, बहुत ज़्यादा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हम एक साधारण व्यक्ति किसी फूल को देखता है तो उसके मन में सिर्फ वो फूल का ही विचार आता है, लेकिन एक लेखक उस फूल को देखता है तो वो अलग
डिफरेंट व्यू से देखता है और उसके देखने के बाद डिफरेंट व्यू से वो उस पर पोइट्री लिखता है। जैसे कि हम कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ जाते ही हमारे मन में कितने अच्छे आइडिया हैं, हमारा मन है वो बहुत हल्का और अच्छा हो जाता है और हमारा भी जी करता है कि हम कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो उस प्रकार की थॉट की बात किसने की थी? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये पोइट्री की डेफिनेशन दी थी। फिर अगला देखते हैं लैंग्वेज के ऊपर। उन्होंने कहा कि लैंग्वेज पोइट्री की कैसी होनी चाहिए। अब तक हम ये रूल ही पढ़ रहे हैं, इससे पहले तो हम फॉलो कर रहे थे पुराने रूलों को जो हमारे अरिस्टोटल के थे या न्यू क्लासिकल के राइटरों के, लेकिन अब इन्होंने एक नए प्रकार की पोइट्री है वो इंग्लिश में शुरू कर दी जिसको बोलते हैं रोमांटिसिज्म या रोमांटिक पोइट्री। तो लैंग्वेज, तो इसके लिए भी इन्होंने डेफिनेशन दी थी, द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री, द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री शुड बी द सिलेक्शन ऑफ कॉमन मैन। इन्होंने कहा लैंग्वेज ऑफ पोइट्री शुड बी द सिलेक्शन ऑफ कॉमन मैन लैंग्वेज। जो पोइट्री की लैंग्वेज है, अब तक आप एक कठिन लैंग्वेज यूज कर रहे थे, वैसी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। पोइट्री की लैंग्वेज है वो साधारण होनी चाहिए ताकि उस पोइट्री को हर व्यक्ति पढ़ सके। इन्होंने यहाँ कॉमन मैन की बात की है, हर चीज में कॉमन मैन की, कि जो साधारण आदमी है जो समाज के अंदर रहता है, अगर आप मुश्किल लैंग्वेज का यूज करोगे तो वो उसको समझेगा ही नहीं, उसके लिए तो वो क्या है, बिल्कुल वेस्टेज है। लेकिन अगर आप कॉमन लैंग्वेज यूज करते हो तो हर व्यक्ति को वो समझ में आएगी। यानी कि लैंग्वेज ऑफ पोइट्री शुड बी द कॉमन मैन लैंग्वेज। ये बात कहने का मतलब है, लैंग्वेज के बारे में ये बात कही थी और ये डेफिनेशन है आपकी। आप एमए के एग्ज़ाम के अंदर अगर आप एमए की कोई तैयारी कर रहे हो तो ये कोटेशन और ये कोटेशन डाल सकते हो, आपके अच्छे नंबर आएंगे ज़रूर। तो ये थोड़ा मैंने वैसे बता दिया जो बच्चे लिटरेचर पढ़ते हैं। थर्ड था, इन्होंने पोएट के बारे में बताया। पोएट के बारे में क्या कहा? एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर। एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर। आई विश टू बी ए टीचर और नथिंग। इन्होंने कहा पोएट के बारे में कि पोएट है उसकी तुलना किसी की, एक टीचर से की। जैसे कि एक टीचर है वो इंस्ट्रक्शन देता है बच्चों को, मोरल लेसन देता है, एजुकेशन देता है, उसी प्रकार पोइट्री है या ग्रेट पोएट है वो क्या देते हैं, हमें डिलाइट देते हैं, प्लेजर देते हैं, उसके साथ साथ मोरल एजुकेशन भी देते हैं। तो उन्होंने कहा कि एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर। हर महान राइटर है वो एक टीचर है, यानी कि उस जो भी वो लिखेगा, जो भी वो कंटेंट लिखेगा, उससे आम जनता को या आम नागरिक को, लोगों को उसका क्या होगा, फ़ायदा होगा। उनको मोरल एजुकेशन मिलेगी, उनको इंस्ट्रक्शन मिलेगी, डिलाइट मिलेगा, प्लेजर मिलेगा। ये सब बातें कही। आई विश टू बी ए टीचर और नथिंग। या तो मैं टीचर हूँ या मैं कुछ भी नहीं हूँ। इन्होंने अपने आप को या राइटर को एक टीचर के साथ कंपेयर किया कि या तो मैं टीचर हूँ जो लोगों को सिखाता है, जो लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है, मोरल एजुकेशन देता है, और या मैं कुछ भी नहीं बनूंगा। या तो मैं टीचर हूँ या मैं कुछ भी नहीं हूँ। यानी कि इतनी अच्छी बात कही इन्होंने। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो अपनी पोइट्री के अंदर, इससे पहले राजाओं की बात की जा रही थी या ग्रेटनेस थॉट का, ग्रेट थॉट या ग्रेट इमोशन की बात की जा रही थी, ग्रेट कैरेक्टर की बात की जा रही थी, जैसे ओथेलो था, किंग था। लेकिन यहाँ कॉमन मैन की बात आई। यहाँ पे शेफर्ड, रस्टिक पीपल, जो रस्टिक आप वर्ड पढ़ते हो, रस्टिक पीपल यानी कि जो देहाती लोग थे या गांव के लोग थे, उनकी तरफ लिटरेचर आया। इसीलिए कहते हैं कि पहली बार लिटरेचर था वो कंट्री लाइफ में आया। कंट्री लाइफ का मतलब था कि देहात के अंदर आ गया। अब जो राइटर थे वो किसके बारे में लिख रहे थे? नेचर के बारे में लिख रहे थे, कॉमन मैन के बारे में लिख रहे थे, कॉमन प्रॉब्लम के बारे में लिख रहे थे। इससे पहले जो न्यू क्लासिकल राइटर थे वो राजा महाराजाओं के बारे में या बड़ी बड़ी ग्रेट ट्रेजेडी लिख रहे थे, जो एक तरह से इमेजिनेशन ही थी। लेकिन इन्होंने कॉमन मैन की बात की,
कॉमन लोगों की बात की और आम लोगों को लिटरेचर समझ में आए ऐसा लिटरेचर हमने लिखना चाहिए। और इन्होंने अवॉइड किया कि वर्बोज लैंग्वेज है उसको हमें लिखना नहीं चाहिए। इन हैंड फ्रेजोलॉजी, आप एक वर्ड पढ़ते हो इन हैंड फ्रेजोलॉजी। इन हैंड फ्रेजोलॉजी इतने मुश्किल वर्ड, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ कर रहे हो जो साधारण लोग उसको समझ भी नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए इनको नेचर पोएट इसलिए कहा जाता है। नेचर का मतलब है आम आदमी, यानी कि आम आदमी की अब क्या बन गई थी, लिटरेचर है वो आम आदमी पढ़ सकता था, आम आदमी को वो समझा सकता था। और इन्होंने कहा कि जो लिटरेचर है वो आम आदमी के लिए होना चाहिए। पहली बार विलियम वर्ड्सवर्थ रिटर्न टू कंट्री लाइफ और नेचर। तो ये चीज़ें थी भी आज के लेक्चर में विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। और कल साथियों हम पढ़ेंगे एस.टी. कोलरिज, और मैं अब लिखूंगा नहीं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिख दी है। वैसे ही बता दूं कल का लेक्चर है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद एस.टी. कोलरिज का रहेगा, जो कि हमारे सेम कंटेम्प्रेरी है इनके और दोस्त भी थे। और कल हम पढ़ेंगे बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो 1817 के अंदर पब्लिश हुआ था। और उस वर्क में जैसे इन्होंने ये वर्क बताए पोइट्री, इसी को इन्होंने क्या किया था, बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर है क्या किया था, इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। छोटी छोटी बातें, एक दो बातें आपको याद रहेंगी। इसके अलावा जो लेक पोइट का कंसेप्ट था, जो लेक पोइट थे जैसे रॉबर्ट साउथी मेन लीडर थे उसके, और विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, एस.टी. कोलरिज हो गया, 2-3 पोइट हैं, ये हमारे लेक पोइट हैं। और इसका कंसेप्ट है वो बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर हम कल के दिन पढ़ेंगे। और उसी के अंदर हम कंसेप्ट है वो जैसे फैंसी इमेजिनेशन का कंसेप्ट है वो भी मैं कल पढ़ाऊँगा। इसके अलावा जो विलिंग सस्पेंशन डिसबिलीफ, विलिंग सस्पेंशन डिसबिलीफ है वो एक अच्छा कंसेप्ट है। तो वो भी हम कल की क्लास में जब हम एस.टी. कोलरिज को, सैमुअल टेलर कोलरिज को पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें मैं कल के लेक्चर में करवा दूंगा। और साथियों टिल देन टेक केयर। अगर किसी साथी को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो एक बार तो आप यहाँ से बेसिक अपना शुरू कर लो, बाद में जैसे ही आगे कभी टाइम लगा तो एक एक राइटर को आपको बड़ी डिटेल में मैं करवाने वाला हूँ। उसके बाद आपको जो लिटरेचर है उसके अंदर आपको इंटरेस्ट आने लगेगा और हर चीज़ आपके लिए क्या बन जाएगी, आसान बन जाएगी। टिल देन साथियों टेक केयर।